हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर ये वीडियो है जो चल रही है। तो रशियन रिवॉल्यूशन इसमें हम पढ़ रहे हैं और किस तरह से यूरोप के अंदर सोशलिज्म यानी कि समाजवाद आता है। धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोशलिज्म की तरफ जाते हैं। तो वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आते हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ में, जो जितना भी रहता है पोर्शन, वो सब मैं वहीं पे अपडेट करता रहता हूँ। वहीं पे आती रहती हैं सब। कुछ पिक्स देनी है या टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो मैं सारी वहीं पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइज, आर एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स, अब क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बार जज कर लें एग्जाम में जाने से पहले, तो वे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर PDF चाहते हैं तो वो PDF भी ले सकते हैं। आप उसके लिए मुझको 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है हमने हम कल पढ़ चुके थे यहाँ पे। हमने कल इसमें ये पढ़ लिया था कि किस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी कैपिटलिस्ट के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद अब आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि किस तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ यूरोप के अंदर। तो बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू यूरोप, है ना। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियाज़ जो थे, समाजवाद के जो आइडियाज़ थे, यानी कि जो पूरा वहाँ पे कल्चर होगा वो समाज के लिए होगा, सोसाइटी के लिए होगा, प्राइवेट चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। तो ये जो आइडियाज़ थे ये यूरोप के अंदर फैलने लगे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, द सेकंड इंटरनेशनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट्स ने अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय करने के लिए, उनमें एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बनाई, जिसका नाम रखा गया सेकंड इंटरनेशनल। तो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, है ना। तो इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे, जर्मनी में जो वर्कर्स थे, तो अब उन्होंने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी कि जिससे उनको बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस मिल सकें। तो उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि अब हम जो एक्सप्लॉयटेशन वे में, यानी कि जो उनका दमनकारी काम हो रहा था, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, जिन्होंने फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज खोल रखी थी और वो गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हम अपना शोषण नहीं होने देंगे और हम जो है अब एसोसिएशंस बनाएंगे जिससे कि हमें अच्छी तनख्वाह मिल सके, अच्छे हम जी सके, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में जो काम करने की स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी सुधर सके। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। तो उन्होंने कहा कि भाई एक फ़ंड भी बनना चाहिए जिससे कि जो मेंबर, ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, अगर वो डिस्ट्रेस में है, दिक्कत में है, तो उसको कुछ उससे पैसा मिल सके। डिमांडेड इन अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, जो पहले 10-10, 12-12, 15-15 घंटों की शिफ्ट लगती थी, तो उन्होंने उसको कहा कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए। एंड द राइट टू वोट, और लोगों को वोट डालने का हक मिले। In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. तो जर्मनी में इन एसोसिएशंस ने हेल्प की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, और वहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट्स भी जीतने में उसकी मदद की। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो 1905 तक आते आते क्या होने लगा, लेबर पार्टी बन गई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस में। आप जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ये भी देखते रहिएगा कि पैरेलली भारत में क्या हो रहा था। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो थोड़ा सा आप ये भी आइडिया रखिएगा कि देखिए अब 1905 की बात आ रही है। 1905 में क्या हो रहा था, बंगाल पार्टीशन हो रहा था, है ना। तो बंगाल पार्टीशन भारत में हो रहा था और फ्रांस में, ब्रिटेन में सोशलिज्म की लहर चल रही थी। तो ये सब चीज़ भी आप थोड़ा सा देखते रहे करिए। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन देखा जाए तो प्रयास तो वे काफ़ी कर रहे थे, 1870 से प्रयास कर रहे थे, लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट को सक्सेस नहीं मिली, यानी कि सफलता नहीं मिली एक सोशलिस्ट सरकार बनाने में यूरोप के अंदर। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स। उन्होंने के जो आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे, उसके वजह से कानून तो बनने शुरू हुए यूरोप के अंदर। कानून तो ऐसे बने जो सोशलिस्ट नेचर के थे, लेकिन सरकार अभी भी सोशलिस्ट नहीं बन पाई थी। जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा, लिबरल लोगों के द्वारा या फिर रेडिकल लोगों के द्वारा ही सरकारें बना कर रही थी। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रशियन रिवॉल्यूशन। इससे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। Socialists took over the government in Russia
अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो जो 1917 का अक्टूबर क्रांति यानी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद रशिया में एक सोशलिस्ट सरकार बनती है या यूएसएसआर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। उससे पहले जो वहाँ पे एक मोनार्की थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो फरवरी 1917 में जो मोनार्की का फॉल हुआ वहाँ पे, यानी कि जो राजशाही था वो ख़त्म हुआ, और अक्टूबर के जो इवेंट्स थे, अक्टूबर 1917 के जो इवेंट्स थे, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। कि रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, आंदोलन हुआ, क्रांति हुई और रशिया आज़ाद हुआ, मोनार्की से आज़ाद हुआ और अब एक अग्रसर हो गया अपने अच्छे देश बनने के लिए। फिर देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन इन 1914। इन 1914 ज़ार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। तो देखिए 1914 में जो ज़ार निकोलस II थे वो रशिया को रूल करते थे। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर, देखिए मॉस्को आज कैपिटल है रशिया की, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट, यूक्रेन, बेलारूस, यानी कि ये जो सभी कंट्रीज़ हैं जो आज अलग अलग देश हैं, उस टाइम पे ये अलग अलग देश नहीं हुआ करते थे, ये रशिया के अंदर ही पार्ट थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज भी रशिया इतना बड़ा है, तो उस टाइम जब ये सब रशिया के अंदर थे तो रशिया कितना बड़ा होगा। तो ये जो सब आज छोटे छोटे देश बने हुए हैं यूरोप के, आज़ाद देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सोवरन कंट्री हैं, उस टाइम पे सोवरन कंट्री, संप्रभुता वाले देश नहीं हुआ करते थे, ये यूएसएसआर का या रशिया का, रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो पैसिफिक तक फैला हुआ था रशिया, आज भी फैला हुआ है, और इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे जैसे कि जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, जितने भी ये आज देश बने हुए हैं ये सब पहले यूएसएसआर या रशिया का ही, रशियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे। द मेजॉरिटी रिलीजन कौन से था वहाँ पे, मेजॉरिटी जो रिलीजन था यानी कि जो धर्म था जो लोग फॉलो करते थे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो रूढ़िवादी होते हैं, तो रूसी रूढ़िवादी जो ईसाई धर्म के जो लोग थे वो वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था उससे निकल कर ये लोग आए थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड, लेकिन एम्पायर के अंदर कुछ कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, ये क्रिश्चियन धर्म के ही लोग होते हैं दोनों, मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट थे, यानी कि कई सारे धर्म के लोग वहाँ पे रह रहे थे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी पहले ज़्यादातर जो भी देश थे वो सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से, तो मेनली लोग जो थे रशिया के वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि खेती बाड़ी को देखते थे। 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो 85% लोग जो थे, 85% लोग जो थे रशिया एम्पायर की पॉपुलेशन जो थी वो अपना जो रोटी कमाते थे, लिविंग कमाते थे, वो किससे कमाते थे, एग्रीकल्चर से ही कमाते थे। द प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, ये प्रोपोर्शन बहुत हाई था यूरोप की कंट्रीज से, अगर और दूसरे देशों से कंपेयर करें तो रशिया की बहुत ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और किसी भी देश में ऐसा नहीं था। इन फ्रांस और जर्मनी में सिर्फ 40% या 50% लोग ही ऐसे थे, फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50% ही लोग ऐसे थे जो खेतीबाड़ी पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। लेकिन रशिया में लोग 85% जनसंख्या खेतीबाड़ी पर डिपेंड थी। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। सिंपल सी बात है, सब जगह पे ऐसे ही होता है कि जो वहाँ पे खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, कल्टिवेटर्स थे, वो मार्केट के लिए भी उगाते थे और खुद के लिए भी उगाते थे। एंड रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और रशिया जो है अनाज का, गेहूँ का, ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्री आपको छोटी छोटी जगहों पर मिल जाती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो था, जो शहर जो हैं रशिया के, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। तो यानी कि क्राफ्ट्समैन भी थे, यानी कि जो दस्तकार होते हैं, हाथ से शिल्पकार होते हैं, वो हाथ से जो बनाने वाले क्राफ्ट्स होते हैं वही बनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही थे, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s, कई सारी फैक्ट्रीज 1890s में बनी रशिया में। व्हेन रशिया रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, जब रशिया में जो रेलवे नेटवर्क था उसको बढ़ाया गया, उसी के साथ इंडस्ट्री का जो विस्तार था वो भी होने लगा। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और जो फॉरेन से यानी कि दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट रशिया में आने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन स्टील आउटपुट क्वार्टरपल्ड। तो कोल प्रोडक्शन डबल कर दिया गया, यानी कोयले का उत्पादन 2 गुना कर दिया, और लोहे और स्टील का उत्पादन 4 गुना कर दिया गया। बाय द 1900s
इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन और ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो कुछ एरियाज़ में जो फैक्ट्री वर्कर थे, क्राफ्टमैन थे, वो लगभग एक जैसे हो गए। यानी कि पहले क्राफ्टमैन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इसका मतलब अब फैक्ट्रीज़ में इतने लोग आ गए कि फैक्ट्रीज़ में आने वाले कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन ये देखने वाली बात है, अभी भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। रशिया में अभी तक सोशलिज्म का नहीं मतलब था यहाँ पे कि सोशलिस्ट लोग नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज। अब गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट जो थी वो सुपरवाइज करने लगी थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को टू एंश्योर मिनिमम वेजेस, कि कम से कम इतनी तनख्वाह तो लोगों को मिलेगी, इससे कम तनख्वाह नहीं दे सकते। एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अब ये सरकार देखने लगी कि जो काम काज होगा वो लिमिटेड आवर्स होगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करके, उनका शोषण करके 15-15 घंटे, 18-18 घंटे उनसे काम करवाएंगे। काम की जो वर्किंग आवर्स हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जो भी होगा उतना काम उनसे लिया जाएगा। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन दिक्कत बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो रूल्स बनाए थे, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इन रूल्स को तोड़ने से रोक नहीं पाते थे। लोग इनको तोड़ देते थे, या तो तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे, या कम दे रहे हैं, या वर्किंग आवर्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ऐसा करते रहते थे। क्राफ्ट यूनिट्स में, स्मॉल वर्कशॉप में जो वर्किंग आवर थे वो 15 घंटे था, हर दिन में 15 घंटे आपको काम करना होता था, है ना। फैक्ट्रीज़ में 10 से 12 घंटे काम करना होता था। यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स जो थी, छोटी छोटी वर्कशॉप जो थी, वो इन रूल्स को मानती नहीं थी, ज़्यादा कंसिडर नहीं करती थी, और वो एक दिन में 12 से 15 घंटे लोगों से काम लिया करते थे, या 15 घंटे तक काम लिया करते थे। जो बड़ी फैक्ट्रीज थी वो 10 से 12 घंटे काम लिया करती थी। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब वर्कर्स जो थे वो भी अलग अलग सोशल ग्रुप के थे, यानी क्योंकि कई तरह के वर्कर्स थे, कई रिलीजन के लोग थे वहाँ पे यूएसएसआर में रहने वाले। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। कुछ का अपने गाँव से बहुत गहरा नाता हुआ करता था। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ ऐसे थे कि जो शहरों में ही परमानेंटली बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। सिंपल सी बात है, ये हर जगह की बात है। वर्कर्स जो हैं अपनी स्किल के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें जैसी स्किल होगी, कौशलता जिसके अंदर जैसी होगी, वो उसी हिसाब से क्या होगा, विभाजित कर दिया जाएगा। विमेन मेड अप 31%। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या औरतें उस टाइम पे काम कर रही थी फैक्ट्रीज में? बिल्कुल, औरतें उस टाइम पे फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। और ऐसा भी हमेशा ही होता है कि फैक्ट्रीज में औरतें काम कर रही हैं। देखिए 1914 तक अगर हम देखें तो 31% औरतें काम कर रही हैं, बट दे वर पेड लेस देन मैन। तो लेकिन उनको पुरुषों से कम तनख्वाह मिलती थी। ये हमेशा हर जगह हुआ है, भारत में भी ऐसा हुआ है और दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। जो लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में जो डिवीजन था, विभाजन था, वो उनके कपड़ों के मामले में और उनके मैनर्स जो थे, यानी उनको जो तौर तरीके आते थे, उसमें भी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप्स, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। कुछ जो अच्छे वर्कर्स थे उन लोगों ने कुछ ऐसी एसोसिएशन बना दी थी कि अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत आती है, किसी समय पे उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सभी लोग मिलकर उसकी हेल्प कर देंगे, जिससे कि वो अपने डिस्ट्रेस टाइम से, अपने मुसीबत के समय से बाहर निकल के आ सके। लेकिन ऐसी जो लोग थे, ये ऐसी जो एसोसिएशंस थी, ये बहुत कम थी जो दूसरे लोगों की हेल्प करना सोचते थे, वरना वर्कर्स जो थे वो एसोसिएशंस बनाते ही नहीं थे। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। हाँ, स्ट्राइक करने में सब लोग एक साथ हो जाते थे, चाहे कितने ही डिवीजन लोगों में क्यों ना हो, लेकिन जब काम बंद करना होता था तब सब लोग एक हो जाते थे। व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। अब मान लेते हैं किसी एम्प्लॉयर ने, नौकरी देने वाले ने, फैक्ट्री वाले ने क्या करा कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया, या वर्क कंडीशंस वहाँ पे बहुत ख़राब हो गई हैं, 15 घंटे काम करवा रहे हैं, 16 घंटे काम करवा रहे हैं। तो इस चीज़ के प्रति अगर आपको रिवोल्ट करना था, वहाँ पे रिवोल्ट करना गलत हो गया, वहाँ पे अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी थी तो उसके लिए सभी लोग आपस में मिल जाते थे और सब वहाँ पे स्ट्राइक कर लेते थे, यानी कि काम बंद कर देते थे करना। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वहाँ पे जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, 1896-1897 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई। मेटल इंडस्ट्री में 1902 में स्ट्राइक्स हुई, तो यानी कि वहाँ पर भी स्ट्राइक्स चल रही थी। और लाइकवाइज 1916 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भारत में भी होती है, 1917 में होती है बेसिकली। तो 1917-1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो होती है वो भारत में भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक्स का दौर ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भारत में ही था, वो दूसरे देशों में भी था जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब हुआ करती थी। इन द कंट्री साइड, यानी गाँव की स्थितियाँ अगर देखें तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। सिंपल सी बात है, किसानी खेती करेंगे, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। दिक्कत वही है जो फ्रांस में हुआ होती थी कि किसान तो खेती करेगा लेकिन वो लैंडलेस किसान है, यानी उसके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन किसकी है? या तो नोबिलिटी लोगों की है, बड़े लोगों की है, क्राउन यानी राजाओं की है,
या ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी जो चर्च है, यानी कि वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी हुआ करता था फ्रांस में, तो उनकी ज़मीन होगी। खेती उस पर किसान करेगा, गरीब किसान करेगा, लेकिन ज़मीन बड़े लोगों की है। जब बड़े लोग कुछ करेंगे नहीं उस ज़मीन पे, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। अब जो किसान लोग थे वो भी डिवाइड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस भी थे। तो एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से इतना प्रेम नहीं रखते। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अब नोबल्स को जो पावर पोजीशन मिल रही थी वो जार को वो जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, है ना, जो जार को वो सर्विस प्रोवाइड करते थे उससे मिलती थी। ऐसा नहीं था कि वो नोबल उस पॉपुलैरिटी की वजह से उसको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो नोबल रहता है या जो उसकी लोकल एरिया है उस लोकल एरिया में वो पॉपुलर है इसलिए वो नोबल बना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जार को खुश रखता था, उसकी सेवा करता था, उसको सर्विस देता था, इसलिए से उसको नोबल बना दिया गया। तो ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि अगर आप नोबल बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे। नोबल का मतलब क्या है, आज का MP MLA है ना, मिनिस्टर टाइप के लोग हैं। तो यानी कि अगर आप MP MLA बन रहे हो तो आप क्या करोगे, आप लोगों का भला करोगे, ना कि ऐसा नहीं होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर को प्लीज़ करोगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर को प्लीज़ नहीं करना है, लोगों को प्लीज़ करना है। तो लाइकवाइज वहाँ होना था कि नोबल्स जो थे वो लोगों को प्लीज़ करते, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जार को खुश रखते थे इसलिए वो नोबल बन रहे थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स। तो वहाँ फ्रांस में तो देखिए, फ्रांस में क्या हो रहा था कि फ्रांस में जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स की रेस्पेक्ट कर रहे थे एंड फॉट फॉर देम, उनके लिए लड़े भी थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, क्योंकि नोबल्स यहाँ पे लोगों के द्वारा नहीं चुने गए, ना ही लोगों को वो पसंद थे, इसलिए लोग जो थे नोबल्स के यहाँ पे अगेंस्ट थे रशिया में। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। तो रशिया में लोग चाहते थे, किसान चाहते थे कि उनको जो नोबल्स के पास ज़मीन है वो उनको मिल जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। तो जो किसान थे वो रेंट भी देने के लिए मना करते रहते थे बीच बीच में, और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका भी कभी भी मर्डर कर देते थे। 1902 में दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया में यानी कि नीचे वाला जो रशिया है, अगर आप कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, इसमें 1902 में काफ़ी ऐसा बार हुआ कि किसानों ने लैंडलॉर्ड्स को मार दिया। और 1905 में एक इंसिडेंट हुए, टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। ऐसे इंसिडेंट्स पूरे रशिया में हुए। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर मीर यानी कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। यानी ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम की, जैसे सहकारिता का जो सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसकी तरह से ये काम करते थे। रशिया के जो पीजेंट्स थे वो यूरोप के पीजेंट्स थे दूसरे देशों के, उनसे अलग थे, उनसे भिन्न थे। कैसे भिन्न थे, ये क्या करते थे, ये अपनी सारी ज़मीन को जोड़ लेते थे। हर किसान के पास जितनी जितनी ज़मीन है सारी ज़मीनों को जोड़ लिया जाएगा, उससे जितनी भी खेती होगी, जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को जितनी ज़रूरत होगी उस परिवार को उतनी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर कम ज़मीन है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मुझे नहीं मिल पाएगा, दूसरे जो किसान होगा यानी दूसरे की ज़मीन का प्रोडक्शन भी मुझे मिल सकता है। इस तरह से एक भाईचारा, ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग्स थी वो रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान आप देख सकते हैं कि रशिया के दौरान या रशिया में जो पीजेंट्स थे उनके अंदर ही फीलिंग्स थी। बात आती है सोशलिज्म इन रशिया की। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम राजा हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी, तो 1914 से पहले रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अवैध थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे काम नहीं कर सकती थी। फिर बनती है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में सोशलिस्ट के द्वारा, जिसने मार्क्स के आइडिया को रेस्पेक्ट किया। मार्क्स के आइडिया ये थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी फसाद की जड़ है, यानी कि वही रूट कॉज है सोशल एविल का, है ना। जो सोसाइटी में जितने भी एविल चल रहे हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से दिक्कत है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब सरकारी होगा या सब लोगों का होगा, सोसाइटी का होगा, तो सब चीज़ वहाँ पे ठीक रहेगी। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization। क्योंकि देखिए 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन थी, तो अब ये तो 1898 में बन गई, तो इसका मतलब ये लीगल नहीं है। तो अब पुलिसिंग की वजह से इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट होना पड़ा, है ना। कई साल तक ये इलीगली काम करती रही। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इसने अपना न्यूज़पेपर बनाया, मोबिलाइज वर्कर्स को तैयार करा, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और फैक्ट्रीज में और कंपनीज में स्ट्राइक्स करवाने के लिए इसने सहयोग दिया। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them national socialist। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ये मानते थे कि जो रशिया के जो किसान हैं उनका जो एक कस्टम था, यानी कि उनकी एक जो प्रथा थी कि वो लैंड को बीच बीच में डिवाइड कर लेते थे, इस वजह से वो प्राकृतिक रूप में सोशलिस्ट ही हैं, समाजवादी ही हैं। क्यों समाजवादी हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे थे,
वो बीच बीच में अपनी सारी ज़मीन जोड़ लेते थे और उससे प्रोडक्शन करते थे, यानी कि वो ज़मीन वो सोचते थे कि किसी एक पर्सन की नहीं है, सबकी है। अगर वो सबकी है तो सोशलिज्म हो गया, समाजवाद हो गया। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स कुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो उनका कहना यह था कि पीजेंट्स हैं, ना कि वर्कर्स मेन फोर्स थे रिवॉल्यूशन के, क्योंकि जब पीजेंट्स के अंदर ही वो फीलिंग थी सोशलिज्म वाली, वर्कर्स के अंदर तो फीलिंग ही नहीं थी। वर्कर्स तो एसोसिएशन बना ही रहे थे, अभी हमने ऊपर देखा बहुत कम लोग ऐसे थे जो एसोसिएशन बना रहे थे, लेकिन पीजेंट्स जो थे वो हमेशा क्या करते थे, टाइम टू टाइम अपनी सारी ज़मीन जोड़ लिया करते थे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो रशिया बहुत तेज़ी से समाजवाद की तरफ जा सकता है अगर सारे किसान, सारे पीजेंट्स वहाँ पर हेल्प करें सोशलिज्म का जो रिवॉल्यूशन है उसको आगे बढ़ाने में। सोशलिस्ट्स वर एक्टिव इन द कंट्री साइड। सोशलिस्ट गाँव में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी रशिया में। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स। इसने जो किसान के हक थे उसके लिए लड़ाई की, स्ट्रगल किया। डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। और जो ज़मीन बिलोंग करती है नोबल्स को बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, हो कि जो लैंड नोबल्स को बिलोंग करती है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री थे, यानी कि वो नहीं तालमेल रखते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी के साथ अबाउट पीजेंट्स, यानी किसानों के ऊपर इनके जो भेद थे, यानी कि इनके जो मत थे उनमें मतभेद था, यानी कि वो जो थे एक चीज़ पर सब लोग लागू नहीं थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स, अब देखिए लेनिन आ गए हैं, तो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। तो लेनिन को ये लगता था, ये रशियन लीडर है एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे। तो लेनिन को लगता था कि जो वहाँ पे किसान थे वो सब एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। सम वर पुअर सम वर रिच, हमेशा होता ही है, हर जगह ऐसा होता है कि कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ लेबर की तरह काम करते थे और कुछ ने तो लोगों को अपने काम पे रखा हुआ था, यानी कुछ तो कैपिटलिस्ट की तरह काम करते थे। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट एट ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो लेनिन को लगता था कि जब इतना ज़्यादा डिवीजन है कि कोई किसान गरीब है, कोई अमीर है, कोई तो खुद लोगों को नौकरी पर रख रहा है, तो वो सारे एकजुट कैसे हो सकते हैं, वो सारे एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो वो सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू लेनिन। तो ये लेनिन की बात थी। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टी डिवाइड होने लगी कि काम किस तरह से होगा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगी, उसके ऊपर पार्टी में डिवीजन होने लगा। तो एक तो डिवीजन हुआ व्लादिमीर लेनिन का, है ना। लेनिन जो थे पर्सन, उन्होंने एक बोल्शेविक ग्रुप चलाया। थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो व्लादिमीर पुतिन नहीं है, व्लादिमीर पुतिन तो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं रशिया के, व्लादिमीर लेनिन की बात कर रहे हैं। तो जो व्लादिमीर लेनिन है, इन्होंने जो ग्रुप चलाया उसका नाम था बोल्शेविक ग्रुप। और ये बोल्शेविक ग्रुप जो था, ये जो ज़ारिस्ट रशिया थी, यानी कि ज़ार के अंदर, ज़ार वहाँ पे एक राजा का नाम है, तो ज़ार जो वहाँ पे राजा था उसकी जो दमनकारी पॉलिसीज़ थी, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी रशिया में जो चल रही थी, उसके अंडर इनको नहीं रहना था, उसको ख़त्म करना था। शुड बी डिसिप्लिन, और उनका कहना यह था कि जो पार्टी के जो लोग हैं उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और जो पार्टी के मेंबर्स के नंबर हैं, यानी कि कितने नंबर में होंगे पार्टी मेंबर, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी पड़ेगी, तभी हम ज़ारिस्ट रशिया से बाहर निकल कर आ सकते हैं। दूसरे कौन से थे? एक तो बोल्शेविक हो गए जो व्लादिमीर लेनिन के साथ थे, दूसरे हो गए मेंशेविक्स। थॉट दैट द पार्टी शुड ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। तो उनका कहना यह था, मेंशेविक्स का कहना यह था कि जो पार्टी है वो सभी के लिए खुली होनी चाहिए, जिस तरह से कि जर्मनी में था। ऐसा नहीं है कि हमें पार्टी में नंबर कितने होंगे मेंबर्स के, या पार्टी में किन किन तरह के लोगों को रखा जा सकता है, उस चीज़ की लिमिट हमें नहीं रखनी है। चलिए 1905 का जो रिवॉल्यूशन शुरू होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आगे आने वाली 2 वीडियो में या 3 वीडियो में रशियन रिवॉल्यूशन हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे नाज़िज़्म और हिटलर, है ना। फिर हिटलर के बारे में पढ़कर फिर ये थोड़ा सा और आगे चलते रहेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। चलिए, कहने में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या PDF चाहिए तो आप मुझको 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।